स्टूडेंट्स, हम लोग वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग अनंत जो रेखीय धारावाही चालक, मतलब अगर कोई सीधा चालकता हो तो इस सीधा चालकता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके V = होता है μ0/4 पाई I/A sin phi1 प्लस sin phi2। अब हम लोग एक और टॉपिक चल रहे हैं, धारिता का धारावाही लूप। ध्यान दो, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वृत्ताकार धारावाही लूप की केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्ताकार धारावाही लूप का मतलब क्या है? अगर किसी तार को, ये जो तार था, इसको मोड़ कर एक कुंडली नुमा गोल सा बना दे तो वह वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा वृत्ताकार कुंडली कहलाती है। अथवा क्या कहलाती है? वृत्ताकार कुंडली। पहली समस्या को पूरी देख लो, वृत्ताकार कुंडली कहलाती है। पहले पूरी बात को समझ लो, टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। हम लोगों का टॉपिक क्या है? वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब इसके पहले हम लोग धारा चालक तार के कारण पढ़े थे। ये V क्या था? μ0/4 पाई I/A sin phi1 प्लस sin phi2। अब हम लोग वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण पढ़ रहे हैं। तो वृत्ताकार धारावाही लूप क्या होता है? देखो, यही जो चालक तार AB था, अगर हम इसी चालक तार AB को ऐसे मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली का रूप दे दें, ऐसे मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली का रूप दे दें और इसमें धारा प्रवाहित करें, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमको ज्ञात करना है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, ये सीधा तार था, रेखीय तार था। अब ये जो इसी तार को एक वृत्ताकार कुंडली के रूप में ऐसा मोड़ दे। वृत्ताकार धारावाही लूप या वृत्ताकार कुंडली का मतलब क्या है? इसी तार को एक गोल सी कुंडली के रूप में बदलना। ठीक है, तो हम अब ये पढ़ने चल रहे हैं कि एक वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वृत्ताकार कुंडली तो शायद समझ में आ गई तुम लोगों को। वृत्ताकार कुंडली है क्या? किसी चालक तार को यदि एक वृत्त के रूप में कुंडल मोड़ दिया जाए तो वह वृत्ताकार कुंडली या धारावाही लूप कहलाता है। तो देखो, हम क्या किए, मेरे पास एक यह लंबाई का चालक तार था। देखो, मेरे पास क्या था? कोई यह लंबाई का चालक तार था। जैसे इसी को ले लो, एक फिगर बना, इसी से काम कर ले रहे हैं। इसी को हम वृत्ताकार कुंडली कह सकते हैं। मेरे पास कोई चालक तार था, उस चालक तार को हमने ऐसे कुंडली के रूप में मोड़ दिया। मेरे पास ये कोई चालक तार था, इस चालक तार को हमने कुंडली के रूप में मोड़ दिया। ठीक है, अब ये देखो वृत्ताकार कुंडली का रूप ले लिया है। अब इस वृत्ताकार कुंडली में यदि हम इस वृत्ताकार कुंडली में ध्यान देना I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें, इस वृत्ताकार कुंडली में हम ऐसे इधर से I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें, तो ये धारा इस कुंडली में ऐसे प्रवाहित होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो जब ये धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके केंद्र पर क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। ये जो केंद्र है, इस केंद्र पर B पर क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हम लोगों का टॉपिक है। तो ये तो शायद समझ में आया होगा कि वृत्ताकार धारावाही लूप या वृत्ताकार कुंडली किसे कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, एक चीज हम लोगों को और बताएंगे, इसका डेफिनेशन। जब हम पूरी बात को ध्यान से समझते चलना, जब किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है
तो देखो इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। जब भी इसके अंदर धारा प्रवाहित की जाएगी तो इस कुंडली के अंदर क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो ये चीज हम लिखना शुरू कर रहे हैं। जब वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब देखो दो चीजें तुम लोग पढ़ चुके, दो चीजें समझ चुके। वो दो चीजें क्या है, देखो वो दो चीजें ये हैं कि अगर हम एक वृत्ताकार कुंडली ले लें और उस वृत्ताकार कुंडली में कोई धारा प्रवाहित करें तो जो वृत्ताकार कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक समान होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है। जब हमने एक वृत्ताकार कुंडली ले लिया, इस वृत्ताकार कुंडली के कारण इसके यहाँ लूप के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। और एक चीज देखो, इस जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ऐसे चार्ट की दिशा में होगी, यानी कागज के तल के लंबवत, यानी ऐसे बाहर की ओर। कुछ बात समझ में आई कि नहीं है? देखो हम बार बार ही टाइम दौड़ा रहे हैं। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वह एक समान होगा और कागज के तल के लंबवत किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। अब आगे ध्यान दो, इसी चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए देखो हम यहाँ एक छोटा सा पैच कंसीडर कर लिए। देखो बायो-सेवर्ट का नियम लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पर देखो एक डीएल लंबाई का एक पैच कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, एक पैच। इस पैच की लंबाई कितनी है, डीएल। इस पैच की लंबाई क्या है, डीएल है। इस पैच की लंबाई जो है डीएल है और इसका केंद्र से जो दूरी है ये दूरी स्मॉल है। क्या है, दूरी जो है स्मॉल है। दूरी क्या है, स्मॉल है। अब इसके कारण देखो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कागज के तल के लंबवत होगा, बी यहाँ क्या होगा, लंबवत होगा और ये किसी एंगल थीटा पर होगा। ये जो यह है ना, ये किसी एंगल थीटा पर होगा, ये एंगल थीटा। थीटा से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। देखो हमने एक पैच कंसीडर कर लिया डीएल। इस पैच की वृत्त के केंद्र से लंबाई कितनी है, वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। और जो इस पैच के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा वो लंबवत ऊपर की ओर होगा। सारी चीजें छोड़ दो। मेन चीज क्या थी, एक डीएल वृत्ताकार कुंडली था। इस वृत्ताकार कुंडली में हमने जब धारा प्रवाहित किया तो इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया एक समान, जिसकी दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, जो इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बायो-सेवर्ट का नियम लगाना उचित समझा। किसका नियम, बायो-सेवर्ट का। तो अब देखो पूरी बात को, बायो-सेवर्ट का नियम लगाने के लिए छोटा सा पैच चाहिए। तो देखो हम एक छोटा सा पैच यही लेंगे और ये वृत्ताकार कुंडली का परिधि ऐसे अनेक छोटे छोटे लूपों से, अब छोटे छोटे डीएल लंबाई के खंडों से मिलकर क्या होगा, बना होगा। तो देखो अब इस चीज के बारे में पूरा डेरिवेशन कराने चल रहे हैं। इस वृत्ता ये डीएल पैच के कारण अब समझ
किसके, बायो-सेवर्ट के नियम से, ध्यान दो, बायो-सेवर्ट के नियम से सूक्ष्म खंड डीएल लंबाई के सूक्ष्म खंड, डीएल लंबाई के सूक्ष्म खंड के कारण लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अब आगे देखो, क्षेत्र dB बायो-सेवर्ट के नियम से μ0/4π I dl sin θ/r² होगा। देखो ये बायो-सेवर्ट का नियम कहता है, बायो-सेवर्ट का नियम कहता है, ध्यान देना, कि इस छोटे से पैच के कारण इस लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो dB μ0/4π I dl sin θ होगा। अब मेरी बात को फिर से समझो, एंगल थीटा देखो, ये दूरी देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो, ये मिलाने वाली रेखा है, ये क्या है मिलाने वाली, और चुंबकीय क्षेत्र देखो ये है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। देखो बी यहाँ है और चुंबकीय डीएल ये है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस पर लिखोगे 90 डिग्री करने के लिए लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ 90 डिग्री है, तो लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र व डीएल को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दें, dB μ0/4π I dl sin थीटा की जगह पर क्या sin 90 डिग्री/r²। देखो समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ इस dl और इसके बीच का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, dB μ0/4π और क्या आया I dl/r²। अब मेरी बात को फिर से समझो, हमने क्या किया, इस लूप में जब आयन की धारा को आयन किया तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसकी दिशा दोनों उल्टी हुई है। यही चुंबकीय क्षेत्र मुझे निकालना है, तो हमने सोचा बायो-सेवर्ट का नियम लगाएं। बायो-सेवर्ट का नियम लगाने के लिए छोटा सा पैच चाहिए, तो हमने डीएल लंबाई का पैच कंसीडर कर लिया और इस डीएल लंबाई के पैच के कारण केंद्र O पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो dB μ0/4π I dl sin θ/r² मिला। चूंकि ये r और dB परस्पर लंबवत है, इसलिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दिए और थीटा की वैल्यू जो 90 रखे, थीटा 91 होता है, इसलिए क्या हो गया I dl sin θ/r² हो गया। इस सूक्ष्म खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB कितना हो गया, μ0/4π I dl/r²। थोड़ा टाइम और रखो, ये क्या है, सूक्ष्म खंड डीएल के कारण। तो अगर पूरे लूप के कारण मुझे चाहिए, अगर इस पूरे लूप के कारण मुझे चाहिए तो हम क्या कर दें, इसका समाकलन कर दें। बोलो तुम लोग, हमको इस सूक्ष्म खंड डीएल के कारण मिला, तो अगर हमको पूरे लूप के कारण चाहिए तो हम इस पूरे लूप के कारण चाहिए तो क्या कर दें, ये डीएल का जो आया है चुंबकीय क्षेत्र उसका हम क्या कर दें, समाकलन कर दें। तो वही देखो, हमने इस डीएल पैच के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला। अब पूरे कुंडली के कारण मुझे चाहिए तो पूरे कुंडली के कारण इसका क्या कर दें, समाकलन कर दें। नीचे लिखेंगे संपूर्ण कुंडली के कारण संधारित्र
संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन dv b इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या dv। अब देखो dv का मान कितना है, dv का मान देखो कितना है, dv का मान है μ0/4 पाई IdL/r²। तुम लोगों का इंटीग्रेशन का रूप तुम लोगों को बता चुके हैं। d के साथ जो रहेगा उसी को अंदर परमिट है, बाकी को परमिट नहीं है। तो इन पूरे को हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। और जब हम बाहर करेंगे तो आएगा μ0/4 पाई I/r² इंटीग्रेशन d। जैसे देखो इंटीग्रेशन d ओमेगा को हम लोग 4 पाई r² लिख दिए थे घनकोण का, वैसे देखो ये dl क्या है, ये एक सूक्ष्मखंड है। ऐसे dl 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 जब मिलाओगे तो ये वृत्ताकार लूप बन जाएगा। और वृत्ताकार लूप का मतलब ये वृत्ताकार लूप की परिधि हो जाएगी। अगर dl dl को मिलाएं तो ऐसे इस वृत्ताकार लूप की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। और वृत्ताकार वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। इसलिए अगर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dl की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 पाई r। ये देखो r से क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। और बचेगा क्या, b इक्वल टू, ये देखो पाई पाई से भी कैंसिल, 2 दूनी 4, क्या हो गया μ0 I/2r, μ0 I/2r। ये किसका मान आ गया, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या आ गया, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय। इसको एक बार दो बार देखोगे तो डेरिवेशन जरूर समझ में आएगा। अब देखो इस डेरिवेशन को पूरा हम फिर से करके समझा रहे हैं नोट के रूप में। अब देखो ये रूप तो समझ में आया। हम लिखे क्या है, जब वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखो हम लिख रहे हैं क्या, इसको कुंडली को कैसे बनाए हैं, इस कुंडली को हम कैसे बनाए थोड़ा मुझे बताओ। ये कोई तार था जिसको 8 त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ दिया गया है। तो देखो यही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, माना किसी चालक तार को R त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़कर उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। अब देखो जब उसमें धारा प्रवाहित करते हो तो क्या होता है, ध्यान दो, जब I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हो तो क्या होता है, उसके कुंडली पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी कुंडली में कुंडली के केंद्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो उसकी कुंडली के केंद्र पर या कुंडली के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब देखो हम टॉपिक क्या लगाए हैं कि इस परिधि को, वृत्ताकार कुंडली के परिधि को छोटे छोटे सूक्ष्म dl लंबाई के सूक्ष्म खंडों में विभक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखो वृत्ताकार कुंडली के
कुंडली की परिधि को DL लंबाई के छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, किया जा सकता है। अब हम किसी एक टुकड़े के कारण पायोसवर्ण के नियम से लगा लेंगे। तो उसके लिए लिख रहे हैं किसी एक सूक्ष्म खंड DL के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB क्या होगा? dB क्या होगा? μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपान r स्क्वायर। किसके नियम से? बायोसवर्ण के नियम से। यहाँ पर देखो B और DL के बीच, B तथा DL के बीच बना कोण कितना है? बना कोण थीटा कितना है? 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? इस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दें? 90 डिग्री पुट कर देंगे। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो dB क्या आ जाएगा? μ0/4 पाई IDL sin 90 डिग्री बाई r स्क्वायर। dB क्या हो गया? μ0/4 पाई IDL sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है अपान r स्क्वायर। IDL अपान r स्क्वायर। तो संपूर्ण कुंडली के कारण निकाल दो। B क्या हो जाएगा? इसका समाकलन कर दो। IDL अपान r स्क्वायर। इंटीग्रेशन का रूल तुम लोग जानते हो। D के साथ जो है वही अंदर आ सकता है, यानी μ0/4 पाई I/r स्क्वायर इंटीग्रेशन DL को हम क्या लिख दिए थे? DL को हम लोग लिख दिए थे 2 पाई, क्या लिख दिए थे? 2 पाई r। ये देखो एक r से कैंसिल, 2 पाई से कैंसिल। B क्या आ गया? μ0I/2r। यही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? सूत्र है। आगे और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो B क्या हो जाएगा? n μ0I/2r। इस तरीके से अब इस डेरिवेशन को तुम लोग देखना। अब अगला डेरिवेशन जब इसको अच्छे तरीके से समझ लोगे तो कल देखेंगे।